नमस्कार बच्चों, 10वीं कक्षा के सभी हिंदी के छात्रों का राजहंस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम पिछली बार वाच्य के विषय को पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने बड़े विस्तार से वाच्य की परिभाषाएं, उसके प्रकार और सभी वाच्यों को कैसे परिवर्तित किया जाता है और पहचाना जाता है, इन्हें उदाहरण सहित समझा था। आप यह भी जानते हैं कि हमारी प्रथम सत्रीय परीक्षा इस बार MCQ बेस्ड है। MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने वाच्य विषय को 3 चक्रों में बांटा है और हम इस बार MCQs के लिए जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनके आधार पर आज की इस वीडियो को समझेंगे और उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र के बारे में, जिसमें हमने इस विषय को इसलिए बांटा है जिससे कि आप इस विषय को आसानी से समझ सकें, आपके दिमाग में वह पूरी तरह से बैठ जाए और आपके लिए एक एक सिद्धांत, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो प्रथम चक्र है नियम और परिभाषाओं से संबंधित, यानी कि वाच्य में कौन कौन से नियम चलते हैं और इन वाच्यों की क्या परिभाषा है या इनके उपभेदों की क्या परिभाषा है। द्वितीय चक्र में वाच्य की पहचान करने के लिए हमने कुछ MCQs रखे हैं, यानी कि हम वाच्य की पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचानें कि वह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तृतीय चक्र में वाच्य परिवर्तन की बात करेंगे, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तन, रूपांतरण या रचनांतरण हो सकता है। इस वाच्य परिवर्तन को फिर हमने पुनः 3 खंडों में बांटा है। यहाँ पर पहले भाग में यानी क भाग में हम कर्तृवाच्य का परिवर्तन देखेंगे। कर्तृवाच्य हमेशा 2 वाच्यों में परिवर्तित हो सकता है। यह क्यों परिवर्तित होता है हम आगे समझेंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों ही केवल कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हीं के आधार पर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के उत्तर खोजेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला चक्र वाच्य के लिए नियम और परिभाषा से संबंधित। पहला प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं यह जानने के लिए आइए इसके विकल्पों को समझें। करण का विषय, करण का मतलब है तृतीया विभक्ति, यानी कि जिसके माध्यम से काम होता है, किसी साधन के माध्यम से जिससे काम होता है उसे हम करण कहते हैं। कर्म का विषय, कर्म कारक का विषय है क्या, यह बोलने का विषय है क्या, ये कर्ता कारक का विषय है क्या, ये जानना है हमें। तो चलिए आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बोलने का विषय, यानी कि वाच्य में जो भी वाक्य होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बोलने के लिए हमने कौन से विषय की ओर संकेत किया है। यहाँ पर अगर कर्ता की ओर संकेत होता है, अगर बोलने का विषय कर्ता है तो कर्तृवाच्य बनता है, अगर कर्म कारक है तो कर्मवाच्य बन जाएगा, अगर भाव उसमें बोलने का विषय है तो भाववाच्य बनेगा। दूसरा प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आप ये सब जानते ही हैं, फिर भी आइए देखें इसका उत्तर। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब आइए पढ़ते हैं कर्तृवाच्य के बारे में, देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से MCQs हैं हमारे सामने। कर्तृवाच्य के वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, भाव की, कर्म की या क्रिया की। दूसरा प्रश्न है, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या करण के अनुसार। अब हमें ये जानना है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, और प्रधानता किस लिए होती है, क्योंकि क्रिया उसके अनुसार चलती है, इसलिए दोनों ही प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या उत्तर हैं। पहले हमने क्रिया किसके अनुसार चलती है यह जानने का प्रयास किया, कर्ता के अनुसार, और इसीलिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो इसका उत्तर हुआ कर्ता। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जिसकी प्रधानता होगी क्रिया उसके अनुसार चलेगी,
ये बात अच्छे से याद रखिए कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, इसलिए कर्ता की प्रधानता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होने की पहचान क्या है? प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या है? आप जो बचपन से कारक याद करते आए हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए इत्यादि, जो 7 विभक्तियां आप लोग याद करते आए हैं, उनमें जो ने, को, से इत्यादि परसर्ग या कारक चिन्ह लगते हैं, उनके आधार पर हम किसी भी विभक्ति की पहचान करते हैं। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो विकल्प है, ने परसर्ग का प्रयोग या खाली स्थान। देखिए, कर्ता कारक वाले वाक्यों में ने का प्रयोग हमें मिलेगा, और अगर ने का प्रयोग नहीं होगा तो वहाँ पर उस शब्द के साथ यानी कर्ता के साथ खाली स्थान होगा, यानी जो अन्य 6 विभक्तियां हैं उनके कारक चिन्ह नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ने परसर्ग का प्रयोग या खाली स्थान ठीक है, द्वारा परसर्ग इसके साथ नहीं लगेगा, से परसर्ग इसके साथ नहीं लगेगा, के द्वारा परसर्ग इसके साथ नहीं लगेगा। ये विकल्प क्यों रखे गए हैं? क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में से, द्वारा या के द्वारा कर्ता के साथ लगता है, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए कि कर्ता के साथ या तो ने का प्रयोग होगा या फिर खाली स्थान होगा। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच्य में कर्म के आधार पर कैसे वाक्य बनते हैं? कर्म के आधार पर का मतलब है क्रिया जिस कर्म से जुड़ी हुई है, अगर उस वाक्य में कर्म कारक है तो वो सकर्मक वाक्य होता है, अगर नहीं है तो अकर्मक वाक्य है। तो हमें ये पहचानना है कि कर्तृवाच्य में कर्म के आधार पर कैसे वाक्य होते हैं। खाली सकर्मक होते हैं, खाली अकर्मक होते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं, या सकर्मक अकर्मक दोनों ही नहीं होते। तो आइए उत्तर जानते हैं। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य होते हैं, यानी कि कर्तृवाच्य में हमें कर्म कारक मिल भी सकता है, कर्म कारक नहीं भी मिल सकता। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य से जुड़े हुए प्रश्नों में पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कौन प्रधान है? आपको याद होगा भी हमने कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता थी ये समझा था। अब बड़ा स्वाभाविक है, नाम देख के पहचान सकते हैं हम कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है। फिर भी हम एमसीक्यूज में विकल्प देखते हैं। कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है? तो हम देखते हैं कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? अब ये भी आप पिछले प्रश्नों के आधार पर समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया की अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी, तो कर्मवाच्य में किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। ये याद रखना है, कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार या अधिकरण के अनुसार नहीं चलेगी। अगले प्रश्न, कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर कैसे वाक्य होते हैं? अब ये भी हम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग अप्लाई करें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कर्मवाच्य में हमें कर्म दिखाई दे रहा है। कर्मवाच्य का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वाक्य होंगे उनमें कर्म जरूर होगा। तो अब विकल्प देखते हैं, अकर्मक वाक्य होंगे क्या, सकर्मक वाक्य होंगे क्या, अकर्मक और सकर्मक दोनों होंगे, या फिर अकर्मक और सकर्मक दोनों ही नहीं होंगे। तो विकल्प कौन सा होता है इसमें? सकर्मक वाक्य। जिनमें कर्म होता है, कर्म कारक होता है, वो सकर्मक वाक्य कहलाते हैं। इसलिए कर्मवाच्य में हमेशा कर्म रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता की पहचान कौन सी विभक्ति के कारक चिन्ह या परसर्ग से होती है? अब आपको याद होगा भी मैंने कर्ता कारक में बताया था, ने से विभक्ति का चिन्ह देखकर हम कर्ता को पहचान सकते हैं। लेकिन अब बात है कर्मवाच्य की, तो यहाँ पे कर्ता की पहचान कैसे होगी? आइए जानें। क्या द्वितीय यानी कर्म कारक में को के चिन्ह से होगी, या प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक ने के चिन्ह से उनकी पहचान होगी, या फिर तृतीया में करण यानी से और के द्वारा या फिर द्वारा के अनुसार उनको देखकर उसके हिसाब से कर्ता की पहचान होगी कर्मवाच्य में, या फिर चतुर्थी यानी संप्रदान जिसके लिए कारक चिन्ह आता है उससे पहचान होगी। तो आइए उत्तर जानें। इसका उत्तर है तृतीय यानी करण कारक में से, द्वारा या के द्वारा लगने पर हमें पहचान होगी कि यह कर्ता है। इसका क्या अर्थ है अच्छे से समझ लीजिए। कर्मवाच्य में कर्ता कारक के अंदर तृतीया विभक्ति होगी,
और उसकी पहचान कैसे होगी? या तो कर्ता में से लगा होगा, या द्वारा लगा होगा, या के द्वारा लगा होगा। तो हम जैसे ही वाक्य में कर्ता को देखेंगे उसके कारक चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए। यदि उसमें से, द्वारा या के द्वारा है तो वह कर्म कारक होगा। आइए अब चलें अगले प्रश्न की ओर। कर्मवाच्य में कर्म कैसे खोजा जाता है? क्रिया देखकर, क्रिया के साथ किसको या किसे प्रश्न लगाकर, कर्ता के आधार पर, या अकर्मक वाक्य से। अब हमें ये जानना है कि कर्मवाच्य वाला जो वाक्य हो उसमें हम कर्म कैसे ढूंढें। तो उत्तर देखते हैं पहले। क्रिया के साथ किसको या किसे प्रश्न लगाकर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्म कारक में कारक चिन्ह है को। याद करिए, कर्ता ने कर्म को बोलते हम, तो किसको या किसे में का अर्थ भी किसको ही है कुल मिलाकर। तो हम जब कोई वाक्य देखते हैं कर्मवाच्य वाला, तो उसकी क्रिया के साथ हमें यदि किसको या किसे लगाना हो तब हमें कर्म का उत्तर मिल जाता है। जैसे वह पत्र लिखता है, और अगर हम उसके साथ किसको या किसे लिखें तो वह किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। यहाँ वह किसे लिखता है? पत्र को लिखता है। ये जवाब मिलेगा। जैसे ही जवाब मिलेगा हमें कर्म कारक खोजने में सुविधा हो जाएगी और हम समझ जाएंगे कि वो वाक्य कर्मवाच्य का है। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया के साथ किसको या किसे जोड़ने पर उत्तर मिलता है? अब इसके विकल्प क्या हैं? कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, या क्रिया में छुपा हुआ होता है। अब कर्मवाच्य से हमने यह तो जान लिया कि क्रिया के साथ किसको या किसे लगाकर प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या वह कभी कभी मिलता है, या कभी भी नहीं मिलता, या हमेशा मिलता है, या क्रिया में छुपा होता है? आइए जानें। इसका उत्तर है हमें हमेशा मिलता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कर्मवाच्य में, क्योंकि इसका नाम ही कर्मवाच्य है, कर्म कारक हमेशा रहेगा। इसलिए जैसे ही हम क्रिया के साथ किसको या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे हमें हमेशा उत्तर मिलेगा। अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लीजिए। अगला प्रश्न, अब हम भाववाच्य से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में भी हमने प्रश्न किया था, कर्मवाच्य में भी किया था, और अब हम भाववाच्य में कर रहे हैं। कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, या कारक की प्रधानता होती है? तो इसका उत्तर है क्रिया की प्रधानता होती है। यानी यहाँ पे न कर्म इम्पॉर्टेंट है, न कर्ता इम्पॉर्टेंट है, केवल और केवल क्रिया और उससे प्रकट होने वाला भाव इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इसे भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में किसके अनुसार क्रिया चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है, भाव के अनुसार चलती है, करण के अनुसार चलती है। वैसे तो मैंने आपको भी इसका उत्तर बता दिया है, फिर भी हम देखते हैं भाव के अनुसार, क्योंकि क्रिया से जिस तरह का भाव प्रकट होता है वो ही सबसे अधिक प्रधान होता है भाववाच्य में। अगले प्रश्न को देखें। भाववाच्य में कर्म के आधार पर कैसे वाक्य बनते हैं? सकर्मक वाक्य बनते हैं, अकर्मक वाक्य बनते हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के बनते हैं, या दोनों ही नहीं बनते? इसका उत्तर है अकर्मक वाक्य। ध्यान दीजिए फिर से, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक वाक्य बनेंगे, लेकिन भाववाच्य में हमेशा अकर्मक वाक्य बनेंगे। भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति और प्रसर्ग लगता है? फिर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अंदर तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति का मतलब वही करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से तीसरे स्थान पर करण कारक आता है। इसके अंदर प्रसर्ग या कारक चिन्ह कौन से लगते हैं? से, द्वारा या के द्वारा। ये क्यों लगते हैं? क्योंकि करण का मतलब होता है वो साधन जिसकी मदद से हम कोई क्रिया करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पैर से चलती हूँ, तो पेन से लिखने में मेरे लिखने की क्रिया की मदद किसने की? पेन ने की। इसलिए हमने उसके साथ से या द्वारा या के द्वारा लगाया। इसलिए भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? हमेशा तृतीया विभक्ति यानी करण कारक होगा, और उसके साथ प्रसर्ग में कौन से कारक चिन्ह लगेंगे? से, द्वारा या के द्वारा। अगला प्रश्न, भाववाच्य में क्रिया के साथ किसको या क्या जोड़ने पर कर्म ढूंढा जा सकता है? अभी हमने कर्मवाच्य में भी ये क्वेश्चन किया था।
वहाँ पर हमने आपको बताया था कि क्रिया के साथ किसको या किसे या क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें उत्तर ज़रूर मिलता है। ऐसा क्या भाववाच्य में भी होता है? यही आपका ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है हाँ, या कभी नहीं, या अक्सर, या बहुत कम संभावना है। तो देखते हैं क्या हमें कर्म ढूंढने पर भाववाच्य में मिलता है? कभी नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक वाक्य होते हैं, और अकर्मक वाक्य होंगे तो कर्म होगा ही नहीं, कर्म नहीं होगा तो ढूंढने पर वो मिलेगा नहीं। इसलिए किसको या किसे लगाकर अगर हम क्रिया के साथ प्रश्न बनाएं तो कर्म कारक का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या समानता और असमानता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट्स देखिए, आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। दोनों में समान रूप से कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी से, द्वारा और के द्वारा होता है। अब तृतीया विभक्ति होती है, इसका मतलब यह है कि कर्ता के साथ दोनों ही वाक्यों में, यानी भाववाच्य का वाक्य हो चाहे कर्मवाच्य का वाक्य हो, दोनों ही वाक्यों में कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगेगी, यानी से, द्वारा और के द्वारा लगेगा। इन तीनों में से कोई भी प्रयोग हो सकता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक वाक्य होंगे, हम अभी पढ़ कर चुके हैं ये बात। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक वाक्य होंगे, ये भी हम पिछले कर्मवाच्य के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। उपर्युक्त तीनों। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में एक पॉइंट नहीं बल्कि तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों। ऐसे में सोच समझकर अपने विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें सारे के सारे विकल्प आ रहे हों, या दो आ रहे हों, या तीनों आ रहे हों, तो विकल्प को चुनने में, उसका चुनाव करने में सोच समझ के चुनाव कीजिएगा। अब आते हम द्वितीय चक्र पर। अभी तक हमने नियम और परिभाषाओं के विषय में जाना था। अब दूसरा चक्र जो है वो हमें बताता है कि वाच्य की पहचान कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वाच्य को पहचानना हमें आना चाहिए। साथ ही आपके प्रश्न पत्र में से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। आकांक्षा द्वारा मनोहर नृत्य किया जाता है, वाक्य से कौन सा कर्तृवाच्य वाक्य बनेगा? इसका मतलब ये है कि हमें पहले ये जानना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है, तभी हम बता पाएंगे कि कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा बनेगा। तो आकांक्षा द्वारा मनोहारी नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यहाँ पर हम ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ को किया जा रहा है, नृत्य को किया जा रहा है। यदि उत्तर मिल रहा है तो ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, इसीलिए कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और को का जवाब मिल रहा है। अब हमें इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? हम कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा हटा देंगे और उसके साथ या तो ने लगाएंगे, या फिर ने नहीं लगेगा अगर तो खाली स्थान होगा। अब इसी छोटी सी चीज़ से हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। देखिए, इस वाक्य में से लगा है, इसमें भी से लगा है, इसमें भी द्वारा लगा है, यानी ये तीनों ही कर्तृवाच्य के वाक्य नहीं हैं, ये वाला वाक्य होना चाहिए। अब इसकी भी परीक्षा हम कर लेते हैं। आकांक्षा मनोहारी नृत्य करती है। अब यहाँ पर जो क्रिया है नृत्य करना, वो किसके अनुसार चल रहा है? कर्ता के अनुसार चल रहा है, यानी कि कर्ता की प्रधानता हो गई। आकांक्षा स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, इसलिए नृत्य करती है भी स्त्रीलिंग एकवचन में ही है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। विकल्प देखते हैं। आकांक्षा मनोहर नृत्य करती है, यही सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में कर्तृवाच्य होगा? फिर से जो आपको तरीका बताया था अभी मैंने, उसमें आप देख लीजिए कि कर्ता के अंदर से, द्वारा या के द्वारा है क्या? यदि है तो वो कर्तृवाच्य के वाक्य नहीं होंगे। बाघ से शिकार किया जाता है, बाघ शिकार करता है, बाघ द्वारा शिकार होता है, बाघ द्वारा शिकार किया जाता है। इसमें हमें केवल एक ही वाक्य दिखाई दे रहा है, इसमें से, के द्वारा या द्वारा नहीं लगा हुआ। बाघ शिकार करता है। अब इसकी परीक्षा कैसे करेंगे? क्या यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है? तो बाघ शब्द जो है पुल्लिंग एकवचन है, तो शिकार करता है ये भी पुल्लिंग एकवचन में है। इसका विकल्प देखते हैं। बाघ शिकार करता है, यही सही विकल्प है। आगे प्रश्न देखते हैं कुछ। मयूर नाचते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या अकर्तृवाच्य है? अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मयूर के आगे
से द्वारा या के द्वारा नहीं लगा हुआ, यहाँ पर खाली स्थान है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। मयूर नाचते हैं, तो परीक्षा साथ साथ ये भी करें कि क्या क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। तो मयूर जो है पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसलिए नाचते हैं भी पुल्लिंग बहुवचन में ही आया है। इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, तो ये कर्तृवाच्य होना चाहिए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकर्तृवाच्य नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, कर्तृवाच्य। मधुलिका ने खाना खाया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब यहाँ पर तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है आपको, मधुलिका के साथ ने लग रहा है। इसका मतलब एक कर्तृवाच्य वाला वाक्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, संकेतवाच्य नहीं है। देखें, उत्तर कर्तृवाच्य ही सही है। साक्षी द्वारा गीत गाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या संकेतवाच्य है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति यानी ने या खाली स्थान है, अथवा तृतीया विभक्ति यानी करण और उसके परसर्ग हैं, यानी कि से, द्वारा, ये के द्वारा है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है साक्षी में। साक्षी द्वारा गीत गाया जाता है। अब एक और परीक्षा कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चल रही है, गीत के अनुसार चल रही। गीत क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर कैसे, इसका पता हमने कैसे चलाया, हम इसका पता चलाते हैं क्रिया के साथ को या किसको या क्या लगाकर। क्या गाया जाता है या किस चीज़ को गाया जाता है या किसे गाया जाता है, गीत को गाया जाता है। यहाँ पर जवाब मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कर्म वाच्य है पहली बात तो, और कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगी है, तो ये पूरी पहचान हो गई कर्मवाच्य की। आइए विकल्प का सही विकल्प इनमें से ढूंढें। कर्मवाच्य है इसमें। रजनी द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसके अंदर भी हम देखते हैं पत्र लिखा जाता है। अब देखिए, पत्र शब्द जो है पुल्लिंग एक वचन है, इसे लिखा जाता क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन हो गई। और यहाँ पर रजनी शब्द जो है ये कर्ता कारक है, इसके साथ तृतीया विभक्ति यानी करण कारक से, द्वारा या के द्वारा में से द्वारा लगा हुआ है। इसका मतलब कर्ता में तृतीया विभक्ति है, क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है। कर्म कारक हमने पहचान ही लिया, किस चीज़ को लिखा जाता है, पत्र को लिखा जाता है। जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये सकर्मक वाक्य है। इस आधार पर इसका जवाब कर्मवाच्य होना चाहिए। देखते हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या करणवाच्य है। ये है कर्मवाच्य। अगले कुछ प्रश्न देखें। पक्षी रात को सोते हैं, वाक्य में कौन सा भाववाच्य का वाक्य बनेगा। अब भाववाच्य में हमें ध्यान रखना है कि अकर्मक वाक्य होंगे और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी होगी, यानी करण कारक यानी से, द्वारा और के द्वारा लगा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इससे भाववाच्य का वाक्य कौन अच्छा बनेगा। अब इसकी पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि कहीं कर्ता में ने या खाली स्थान तो नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर दो विकल्प दिख रहे हैं आपको। पक्षियों ने रात को सोया, यहाँ पर ने लगा हुआ है, ये तो कर्तृवाच्य है। पक्षी रात को सोए, यहाँ पर खाली स्थान है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। अब रह गए दो सेंटेंसेस। पक्षियों से रात को सोया जाता है, पक्षियों द्वारा रात को सोया गया। अब इसमें हम कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि पक्षियों में से भी लगा हुआ है, द्वारा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य से भाववाच्य बनाया हुआ है उसके अंदर कौन सा काल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें टेंसेस का यानी कालों का ध्यान रखें। पक्षी रात को सोते हैं, तो यहाँ पर पक्षियों से रात को सोया जाता है, यही वाक्य ठीक होगा। सोया गया का मतलब ये भूतकाल की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई। देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा है। पक्षियों से रात को सोया जाता है। अगला वाक्य है साक्षी द्वारा गीत गाया गया है, गीत गाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब यहाँ पर हम फिर देखेंगे, पहचान करेंगे। साक्षी द्वारा का मतलब है यहाँ पर करण कारक यानी तृतीया विभक्ति लगी है, इसीलिए इसके साथ द्वारा आया है। अब गीत गाया जाता है, इसमें हम एक बार कर्म वाच्य ढूंढ कर देख लेते हैं कि कर्म वाच्य है क्या। तो गाया जाता है, किसको गाया जाता है, गीत को गाया जाता है। इसका जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये कर्म वाच्य का वाक्य है, यानी जिसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति हो और कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति के साथ साथ
क्रिया के साथ कर्म कारक ढूंढा जा सके, यानी ये सकर्मक वाक्य हो तो वो कर्मवाच्य वाला वाक्य होता है। अब देखते हैं, इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, सकर्मक वाच्य है, इसमें कर्मवाच्य है। अगला वाक्य देखिए, मैं नहीं हंस सकता। वाक्य से कौन सा भाववाच्य बनेगा? अब यहाँ पर परिवर्तन अगर होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भाववाच्य वाला वाक्य बन सकता है? तो भाववाच्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगाएंगे, यानी से के द्वारा या द्वारा होगा। वैसे तो कोई भी जो इस विषय को अच्छे से समझ जाएगा वो एकदम एक पल में पहचान जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं के साथ ने लगा है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भी मैं के साथ खाली स्थान है। मुझ से वाला वाक्य जो है अपने आप ही भाववाच्य का दिख रहा है, फिर भी हम इसकी परीक्षा कर लेते हैं। मुझ से में हम देख रहे हैं कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति यानी करण कारक लगा है, से द्वारा या के द्वारा में से का प्रयोग है। और हंसा नहीं जाता, यहाँ पर हम कर्म कारक ढूंढने का प्रयास करते हैं। हंसा नहीं जाता, किसको, किसे या क्या हंसा नहीं जाता, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये अकर्मक वाक्य है, और अकर्मक वाक्य जिसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं। आइए देखें सही विकल्प कौन सा है। मुझसे हंसा नहीं जाता। अगला वाक्य है, मुझसे चला भी नहीं जाता। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कर्ता में वही करण कारक यानी से का प्रयोग है, के द्वारा और द्वारा के साथ साथ से का प्रयोग भी उसमें होता है। तो इसमें मुझ के साथ से लगा हुआ है, और इसमें चला नहीं जाता। फिर वही प्रश्न करते हैं कर्म कारक ढूंढने के लिए, क्या उसका जवाब मिल रहा है? किसको चला नहीं जाता, किसे चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता? तो इसमें कोई भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये भाववाच्य का वाक्य होना चाहिए, क्योंकि अकर्मक वाक्य ही भाववाच्य में होते हैं। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संकेतवाच्य। इसके अंदर जवाब भाववाच्य होना चाहिए। आइए देखें, भाववाच्य इसका सही जवाब है। अब आते हैं वाच्य के तृतीय चक्र में, जिसका नाम है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन को ही हम वाक्य रचनांतरण भी कहते हैं, वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। ये तीनों शब्द मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कोई भी शब्द का प्रयोग हो तो आपको इसकी पहचान रहे। परिवर्तन का मतलब सेंटेंसेस के में चेंज आना, रचनांतरण का मतलब उनकी रचना बदल जाना, उनकी फॉर्मेशन बदल जाना, रूपांतरण का मतलब है उनका रूप, यानी दिखने में जो वाक्य पहले कुछ और था बदल कर उसका रूप कुछ और बदल गया। यानी कि तीनों ही शब्द प्रयोग में आ सकते हैं। अब पहले समझते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले कर्तृवाच्य को पहचाना था, इससे कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन आते हैं ये समझिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रही हूँ। कर्तृवाच्य में हमने, आप याद कीजिए, बताया था कि सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बन पाएगा और भाववाच्य भी बन पाएगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। सोच के देखिए, कर्तृवाच्य में अगर कर्म कारक हुआ तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा, अगर कर्म कारक नहीं हुआ तो वो भाववाच्य बनेगा, क्योंकि भाववाच्य में कर्म कारक होता ही नहीं है, अकर्मक वाक्य होते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण करते हैं। तो आइए चले अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है वाक्यों में। यहाँ पर दो वाक्य दे रखे हैं, दोनों ही कर्तृवाच्य में हैं, लेकिन हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि कर्तृवाच्य ये कैसे है। तो हम जानते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ या तो ने लगा होता है या फिर कर्ता के साथ खाली स्थान होता है। तो हम इन दोनों वाक्यों में देख रहे हैं, नमिता दूध पीती है, दिनेश पतंग उड़ा रहा है। दोनों में ही नमिता और दिनेश दोनों कर्ता हैं, लेकिन दोनों के साथ खाली स्थान है। इसका मतलब यहाँ पर कर्तृवाच्य है। दूसरे क्या चीज़ ध्यान देने वाली है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कर्म कारक है क्या। तो कर्म कारक ढूंढने का तरीका भी हमें आता है कि हम क्रिया के साथ किसको, किसे या क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं मन ही मन, और उसका उत्तर अगर मिल जाता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, नमिता दूध पीती है, किसको पीती है? दूध को पीती है, या क्या पीती है, या किसे पीती है? तीनों चीज़ों का जवाब दूध आ रहा है। इसी तरह से किसको उड़ा रहा है दिनेश?
पतंग को उड़ा रहा है। यहाँ पर जवाब आ रहा है। इसे दोनों ही वाक्य सकर्मक वाक्य हैं। इसका मतलब ये कर्मवाच्य में ही बदलेंगे, ये भाववाच्य में नहीं बदल सकते। अब आइए विकल्प देखते हैं। पहले वाक्य के विकल्प हैं नमिता ने दूध पिया, नमिता दूध पी सकती है, नमिता दूध पीती है, नमिता द्वारा दूध पिया जाता है। इसी प्रकार दिनेश पतंग उड़ा रहा है, इसके भी 4 विकल्प हैं। दिनेश ने पतंग उड़ाई, दिनेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, दिनेश पतंग उड़ाता है, दिनेश से पतंग उड़ रहा है। अब हमें अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो याद कीजिए हमने जो नियम पढ़े थे उसके अनुसार हमें कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति यानी करण कारक लगाना पड़ेगा, जिसकी पहचान क्या है, उसके कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह कौन से होते हैं, से, द्वारा या के द्वारा। तो हम अगर थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 4 वाक्य हैं उसके अंदर हमें नमिता के साथ यहाँ ने दिखाई दे रहा है, यहाँ नमिता के साथ खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ नमिता के साथ खाली स्थान दिख रहा है। केवल एक वाक्य में हमें द्वारा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कर्मवाच्य का वाक्य ये ही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दिनेश के साथ ने लगा हुआ है, यहाँ पर दिनेश के साथ खाली स्थान है। यहाँ पर जरूर दिनेश के साथ द्वारा और दिनेश का से 2 वाक्यों में लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि कर्मवाच्य कौन सा बना, क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्यों के अंदर करण कारक यानी तृतीया विभक्ति के कारक चिन्ह लगे हुए हैं, यानी से, द्वारा और के द्वारा में से 2 का प्रयोग है। अब देखते हैं इसमें सही विकल्प कौन सा है। दिनेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर दिनेश पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो क्रिया किसके अनुसार चल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। कर्मवाच्य में हम पढ़ चुके थे कि कर्मवाच्य में कर्म कारक के अनुसार क्रिया चलती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सही प्रयोग है, क्योंकि पतंग स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है तो उड़ाई जा रही है, ये क्रिया इससे सीधे जुड़ी हुई है, यानी क्रिया यहाँ पर कर्म के अनुसार चल रही है। पतंग उड़ रहा है ये प्रयोग गलत होगा, इसलिए दिनेश द्वारा, इसका मतलब इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक लग गया, और पतंग उड़ाई जा रही यहाँ पर क्रिया कर्म कारक के अनुसार चल रही है, इसलिए कर्मवाच्य वाला वाक्य हो गया। यहाँ देखते हैं कौन सा सही जवाब है। नमिता द्वारा दूध पिया जाता है। वैसे तो हमने पहले ही खोज दिया था ये, लेकिन और भी स्पष्ट कर देते हैं। कर्ता के साथ यहाँ पे तृतीया विभक्ति यानी करण कारक लगा है और दूध पिया जाता है। दूध पुल्लिंग एकवचन शब्द है, उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया चल रही है। अब आते हैं हम कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बन सकता है। अभी हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया था और अब हम करने जा रहे हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में फिर याद करिए कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और भाववाच्य में अकर्मक वाक्य होते हैं, यानी किसको, किसे, क्या इत्यादि प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता। आइए दोनों वाक्य करते हैं। राधा गा न सकी वाक्य में कौन सा भाववाच्य बनेगा। अब यहाँ पर हमें फिर से देखना है कि कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं भाववाच्य वाले, यानी कि जिसमें कर्ता कारक होगा उसमें तो भाववाच्य होगा ही नहीं। यहाँ पे दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं राधा ने, इसमें कर्ता कारक है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा भाववाच्य का नहीं बनेगा। राधा में गाने की क्षमता है, यहाँ पर भी इसके राधा के साथ में लगा हुआ है, लेकिन वो अधिकरण कारक होता है, जो सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण में पर, आपको याद होगा। तो ये भी हमारा भाववाच्य का वाक्य नहीं हो सकता। अब रह गए 2 वाक्य। राधा द्वारा गीत गाया ना जा सका, राधा से गीत गाया ना जा सका। अब यहाँ पर कौन सा वाक्य ठीक है ये हम अभी पहचान करेंगे। साथ ही दूसरा वाक्य भी करते हैं क्योंकि दोनों ही वाक्य एक जैसे हैं। लोग बोलते हैं वाक्य में कौन सा भाववाच्य बनेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं, यहाँ कर्ता के साथ खाली स्थान है, इसका मतलब कर्तृवाच्य का वाक्य है। किसको बोलते हैं कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए भाववाच्य है। ऐसे ही राधा गा ना सकी, यहाँ पर भी को करके प्रश्न करेंगे, गा ना सकी, किसको गा ना सकी, कोई जवाब नहीं है, इसलिए भी ये भाववाच्य था।
अब देखते हैं हम किससे भाववाच्य कौन सा बनेगा। राधा ने बोला, लोगों ने बोला, यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ने लगा हुआ है। भाववाच्य में तो ने गायब हो जाएगा, से द्वारा या के द्वारा आ जाएगा कर्ता के साथ। लोग बोल सकते हैं, अब यहाँ लोग के आगे खाली स्थान है इसलिए कर्तृवाच्य है। लोग बोल रहे हैं फिर कर्तृवाच्य है। लोगों से बोला जाता है, एकमात्र एक सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है जिसमें से लगा हुआ है, इसका मतलब ये भाववाच्य का वाक्य होना चाहिए। आइए अब इसका विकल्प देखते हैं और फिर इसकी परीक्षा करते हैं। लोगों से बोला जाता है, यहाँ पर ये जो वाक्य है ये क्यों भाववाच्य बना? पहली बात, यहाँ पे कर्ता के साथ में तृतीया विभक्ति यानी करण कारक लगा है, से द्वारा या के द्वारा वैसे कुछ लगा है। और बोला जाता है, किस चीज को बोला जाता है? कोई जवाब नहीं है, इसलिए भाववाच्य का वाक्य है। इसी तरह से इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। राधा से गाया न जा सका, राधा से के अंदर से करण कारक का कारक चिन्ह है, से द्वारा या के द्वारा में से लगा हुआ है। और गाया ना जा सके, क्या चीज नहीं गाई जा सकी, किसको नहीं गाया जा सके, क्या नहीं गाया जा सका, इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए भाववाच्य के वाक्य है। अब आते हैं हमने अभी तक पढ़ा कर्तृवाच्य का परिवर्तन किसमें होता है। मैंने आपको याद दिला दूं, फिर से कहा था, बार बार समझा रही हूं आपको कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक वाक्य भी होते हैं और अकर्मक वाक्य भी होते हैं। जो सकर्मक होते हैं वो कर्मवाच्य में बदल जाते हैं, जो कर्मक वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में बदल जाते हैं। अब आते हैं हम कि कर्मवाच्य का परिवर्तन किसमें होता है। तो कर्मवाच्य का तो कर्तृवाच्य में ही परिवर्तन हो सकता है, भाववाच्य में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म कारक होगा और भाववाच्य में तो अकर्मक वाक्य होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कर्मवाच्य से हमेशा कर्तृवाच्य बनेगा। उदाहरण देखिए, आकांक्षा द्वारा मनोहर नृत्य किया जाता है, वाक्य से कौन सा कर्तृवाच्य बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, आप देख रहे हैं आकांक्षा द्वारा, इसका मतलब यहाँ पर कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति है। मनोहर नृत्य किया जाता है, किस चीज को किया जाता है? मनोहर नृत्य को किया जाता है। तो जवाब भी मिल रहा है, इसलिए कर्मवाच्य है। फिर पहचान करिए, कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति और कर्म का जवाब मिलना, ये दोनों कर्म कारक कर्मवाच्य की पहचान है। अब इससे हमें कर्तृवाच्य बनाना है, इसका मतलब हमें वाक्य में देखना होगा कर्तृवाच्य की पहचान करके। कर्तृवाच्य की पहचान क्या है? कर्ता के साथ या तो ने लगा होता है या खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं, आकांक्षा मनोहारी नृत्य करती है, आकांक्षा से मनोहारी नृत्य हो पाता है, आकांक्षा से मनोहारी नृत्य किया जाता है, आकांक्षा द्वारा मनोहारी नृत्य होता है। इन चारों वाक्यों में हमें बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तीन वाक्यों में से और के द्वारा या द्वारा लगा हुआ है, यानी कि ये तीनों वाक्य कर्तृवाच्य नहीं बन सकते। हमें ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें ने हो या फिर खाली स्थान हो, वो पहला ही वाक्य है। तो आकांक्षा मनोहारी नृत्य करती है, यही सही उत्तर है। दूसरा वाक्य है, तरुण द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, वाक्य में कौन सा कर्तृवाच्य बनेगा। अब यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं तरुण के साथ तृतीया विभक्ति है, द्वारा लगा हुआ है, इसलिए ये कर्म वाच्य का वाक्य है। और कर्मवाच्य की दूसरी पहचान क्या है? हम क्रिया के साथ किसको, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें तो जवाब मिलता है पतंग उड़ाई जाती है। किसको उड़ाया जाता है? पतंग को उड़ाया जाता है। किससे उड़ाया जाता है? क्या उड़ाया जाता है? पतंग को उड़ाया जाता है। जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। अब इसे कर्तृवाच्य से बदलना है, तो हम देख रहे हैं वाक्यों में तरुण से पतंग उड़ाई जाती, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अब कर्तृवाच्य बनाना है, यानी ने या फिर खाली स्थान वाला वाक्य बनाना है। तरुण पतंग उड़ाता है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान है कर्ता के साथ। तरुण द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फिर द्वारा लग गया, करण कारक लग गया, तृतीया विभक्ति लग गई। तरुण ने पतंग उड़ाई जाती है, अब यहाँ पर ये वाक्य हो तो सकता है, लेकिन ये वाक्य कुछ ठीक नहीं बन रहा। तरुण ने पतंग उड़ाई जाती है, ये वाक्य कुछ गलत ढंग से लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते ही पहचान सकते हैं। तो आइए जाने इसका सही विकल्प कौन सा है। आकांक्षा मनोहारी नृत्य करती है, यह कर्तृवाच्य इस कर्मवाच्य से बना है। फिर पहचान करते हैं कर्तृवाच्य क्यों है ये, क्योंकि आकांक्षा यानी कर्ता के साथ में खाली स्थान है, और मनोहर नृत्य करती है। आकांक्षा क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसलिए नृत्य करती है, यह क्रिया इसके अनुसार चल रही है। इसी तरह से
दूसरे प्रश्न में तरुण पतंग उड़ाता है, यहाँ पर यही वाक्य कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि पहला जो एक वाक्य हमने और देखा था ने वाला, उसमें वाक्य की जो संरचना थी वो गलत थी। इसके अंदर हम देख रहे हैं कर्ता के साथ खाली स्थान है और उड़ाता है, ये पुल्लिंग एक वचन तरुण शब्द के कारण क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में हुई है। अब हम इस अंतिम चक्र के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, यानी कि भाववाच्य का परिवर्तन कैसे होता है। अभी तक हमने कर्तृवाच्य में समझा कि कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में हो सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। लेकिन कर्मवाच्य का परिवर्तन केवल कर्तृवाच्य में हो सकता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म रहता है और वो भाववाच्य में नहीं बदल सकता। इसी प्रकार भाववाच्य का परिवर्तन भी केवल कर्तृवाच्य में हो सकता है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक वाक्य होते हैं, इसलिए वो कर्मवाच्य में बदल ही नहीं सकता। तो भाववाच्य का परिवर्तन कर्तृवाच्य में होता है। आइए चलिए 2 उदाहरणों से इसको भी समझें। माँ से रात भर सोया न जा सका, वाक्य में कौन सा कर्तृवाच्य बनेगा? अब ये देखिए, यहाँ पर जो वाक्य है इनमें 4 वाक्य दे रखे हैं। माँ रात भर सो न सकी, माँ रात भर सो पाई, माँ से रात भर सोया न जा सका, माँ द्वारा रात भर सोया न गया। अब इन वाक्यों में हमें देखना है कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य कौन सा बना। तो हम पहले ही भी जान चुके हैं कि कर्तृवाच्य की पहचान क्या है, कर्ता के साथ ने लगा होता है या फिर खाली स्थान होता है। तो हमें खाली स्थान वाले 2 वाक्य दिख रहे हैं, माँ रात भर सो न सकी, माँ रात भर सो पाई। अब यहाँ पर से और द्वारा वाले वाक्य तो होंगे ही नहीं, तो 2 विकल्प तो वैसे ही निरस्त हो गए हमारे। इन 2 वाक्यों में हमें देखना है कि कौन सा वाक्य बन सकता है। माँ से रात भर सोया न जा सका, ये निषेधार्थक वाक्य है, तो माँ रात भर सो न सकी ये वाला वाक्य ठीक होगा। माँ रात भर सो पाई ये वाक्य नहीं बनेगा। इससे सही विकल्प होगा माँ रात भर सो न सकी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, रुद्र से रोज नहाया जाता है, वाक्य से कौन सा कर्तृवाच्य बनेगा? अब यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। रुद्र रोज नहाता है, रुद्र द्वारा रोज नहाया जाता है, रुद्र रोज नहाने लगता है, रुद्र से रोज नहाया जाता है। फिर ध्यान देंगे, हमें कर्तृवाच्य बनाना है, इसका मतलब कर्ता के साथ हमें या तो ने लगाना है या फिर खाली स्थान रखना है। तो से और द्वारा वाले वाक्य निरस्त हो जाते हैं। रह गए 2 वाक्य, रुद्र रोज नहाता है, रुद्र रोज नहाने लगता है। इन वाक्यों में से हम खोजते हैं। तो देखिए अब कि किस सेंटेंस से हमें ये सेंटेंस बनाना है। रुद्र से रोज नहाया जाता है, इसका मतलब है रुद्र रोज नहाता है, ये वाक्य ठीक बनेगा। इस वाक्य के अनुसार हम टेंस को पता लगा सकते हैं। नहाने लगता है के लिए कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पर, इसलिए सही वाक्य रुद्र रोज नहाता है। अब सही विकल्पों की एक बार परीक्षा कर लेते हैं। देखिए, माँ रात भर सो न सकी, यही विकल्प ठीक है। इसी प्रकार रुद्र रोज नहाता है, ये विकल्प ठीक है। इस प्रकार हमने आज के इस MCQs के प्रश्नावली में यह चीज़ देखी कि पहले तो हम जाने कि नियम और परिभाषा के अनुसार वाच्य क्या होते हैं, फिर उनमें जो उनके प्रकार हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उनमें कौन कौन से नियम चलते हैं और उसके अनुसार उनकी परिभाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने प्रयास किया कि हम वाच्यों को पहचानें कैसे। तो पहचान के लिए मैंने हर बार हर स्टेप पर आपको याद दिलवाया कि हम कर्तृवाच्य को कैसे पहचान सकते हैं, कर्मवाच्य को कैसे पहचान सकते हैं और भाववाच्य को कैसे पहचान सकते हैं। इसके बाद तीसरे चक्र में हमने यह जाना कि वाक्य का रूपांतरण, रचनांतरण या वाक्य का परिवर्तन कैसे होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में परिवर्तन हो सकता है, कर्मवाच्य का केवल कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है, इसी प्रकार भाववाच्य का भी केवल कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन MCQs से आगामी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलने वाली है। इन प्रश्नों को अच्छी से देखिए, ध्यान से सुनिए। मेरे बताए हुए जितने भी नियम हैं
या ध्यान रखने वाली बातें हैं उनको ध्यान से सुनिए। आपको ये सुविधा है कि इसको आप बार बार चलाकर सुन सकते हैं। कृपया अच्छे से अपने MCQs तैयार कीजिए और मेरा दावा है कि आप अगर ये प्रश्न ढंग से समझकर याद करेंगे या नियमों को ध्यान देंगे तो कोई भी प्रश्न आपके पास आए, कैसा भी प्रश्न आपके सामने आए, आप उसका उत्तर सही ही देंगे। तो राजहंस पाठशाला में बने रहिए। मैं इस वीडियो के साथ आपको वाच्य का जो मेन वीडियो है जिसमें मैंने वाच्य के टॉपिक पर व्याख्या के साथ आपको समझाया है, उसका लिंक भी दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं MCQs डालने वाली हूँ, इसलिए इसको देखते रहिए, साथ बने रहिए। धन्यवाद।